फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। वैसे आपने देखा पहले वाले वीडियो की पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट आगे है भूकंपीय लहरें। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है और एक साथ पढ़ा हुआ और ट्रिक के साथ पढ़ा हुआ हम कभी भूलेंगे नहीं। और मैं आज ट्रिक के साथ बता दूंगी, जिसमें अभी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप कभी नहीं भूलोगे और एक बार में आप उसका आंसर कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिक भी क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मिल जाता है। सबसे बेस्ट बात, मैंने मेरे पिछले वीडियो भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजी का हो या ज्योग्राफी की हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भूकंपीय लहरें, देखो पी तरंग है, एस तरंग है और एल तरंग है। तीन तरंगें होती है। देखो पी तरंग है सबसे पहले आती है तो प, यानी इसको प्राथमिक तरंग। अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, या ये पी नाम नहीं आगे प्राथमिक या दे दी या संपीड़न नाम आ गया तो देखो पी तरंग है, पी से शुरू हुआ, प्राथमिक तरंग यानी पी। और ये एस तरंग है यानी सेकंड नंबर आता है, पी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो एस को द्वितीयक तरंग है। और लव पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एल देखो बीच पहले आता है, एल ओ पी, एल पहले आता है लेकिन एल को बाद में रखा है क्योंकि लव से लफड़े होते हैं, इसलिए उसको सब साइड में रखते हैं। भाई ये चीज़ हमारे काम की नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ेंगे, इसलिए एल को सबसे लास्ट में रखा है, यानी लव को सबसे लास्ट में रखा है। इसलिए पहले हम पढ़ते हैं पी और एस तरंगों के बारे में। ठीक है, तो पी तरंग है प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे द्वितीयक तरंगे, यानी पी के बाद एस आता है इसलिए इसको द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और एक चीज देखो, अ इसमें कॉमन है, अ इसमें कॉमन है, नु इसमें कॉमन है, नु इसमें कॉमन है। फिर हम कैसे पता लगेंगे अनुदैर्ध्य कौन सी है, अनुप्रस्थ कौन सी। तो देखो अगर हम याद करते हैं ना क ख ग घ ड़, तो देखो त थ द पहले आता है, त थ द न, फिर प फ यानी पहले आ गया ड, उसके बाद आता है प। तो पीछे वाली चीज याद रखनी, इसमें प्रस्थ और इसमें ये दैर्ध्य है। तो द पहला आएगा तो पी तरंगों का अनुदैर्ध्य भी कहते हैं और एस तरंगों को अनुप्रस्थ कहते हैं, यानी पी बाद में आता है और द पहले आता है। ठीक है, पी तरंग संपीड़न, देखो पीड़ा कौन देता है, पी, तो संपीड़न पी तरंग है। और एस तरंग द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि प्रस्थ से हम संपीड़न भी कर देते हैं, नहीं, संपीड़न पीड़ा देते हैं, प से पी पीड़ा देगा, इसमें एस कैसे पीड़ा देगा नहीं होगा, तो ये हो गया संपीड़न पी पीड़ा। ठीक है, और एस तरंगे द्वितीयक तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, इनको गौण तरंगे भी कहते हैं, गौण तरंगे। ठीक है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, गौण तरंगे। और वैसे देखो आप अगर ढंग से देखा जाओ ना तो इसमें ये चीज़ बन रही है ना, तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे भी डाल सकते हो ऐसे कि भी ये वाला साइन ये यहाँ बन रहा है, तो एस तरंगों को गौण तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगों के समान है, पी तरंगों को ध्वनि, देखो हम बोलते हैं तो पहले आवाज आती है ना, हमारे बोलते ही आवाज आती है यानी ध्वनि कानों में पड़ती है, तो पी प्राथमिक हो गया, प से प्राथमिक प्रारंभिक, यानी कि ध्वनि सबसे पहले आती है, तो ध्वनि तरंगे पी को ध्वनि तरंगों के समान होती है, यानी जिस स्पीड से ध्वनि जाती है उसी स्पीड से पी तरंगे जाती है। और इसको कहते हैं जल व प्रकाश तरंगे। देखो पहले ध्वनि के बारे में बात करेंगे, मतलब अपन जल को जल कहते हैं और प्रकाश को प्रकाश कहते हैं। ये किस वजह से कहते हैं, मतलब किसी ने तो कहा होगा, यानी किसी ने किसी की अपन ने ध्वनि सुनी है। तो देखो पी तो हो गया ध्वनि तरंगे, यानी ध्वनि हमने सुन ली, पहला काम हो गया पी का। उसके बाद उसको जल या प्रकाश तरंगे कहते हैं, यानी सेकंड नंबर पे एस आता है, तो उसके बाद ही हम उसको जल या प्रकाश तरंगे कह रहे हैं। मतलब सेकंड नंबर पे एस को हम जल या प्रकाश तरंगे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ध्वनि सुनी, उसके बाद जल और प्रकाश आए, तो ये पता चल गया पी से ध्वनि तरंगे होगी, यानी ध्वनि पहले आती है, ध्वनि पहले ध्वनि। ठीक है, और जल और प्रकाश क्योंकि हमने ध्वनि सुनी है जल और प्रकाश की, तो सेकंड नंबर पे एस तरंग है, तो जल और प्रकाश तरंग के सामने। बाद में देखो औसत गति, गति कैसे याद करनी है, देखो सबसे पहली बात ये पी बना हुआ है ऐसे और ये 8 बना, इसमें भी ये देखो इस तरीके की चीजें खाली खाली बनती है, इसको भी अगर ऐसे किया जाए तो ये भी तो 8 हो सकता है ना, है, ये पी तरंग भी तो 8 हो जाएगा, ये ऐसे है, अगर इसको ऐसे कर दो तो ये 8 हो जाएगा, तो औसत गति इसकी 8। ठीक है, ये 8 हो गई। और ये 4, देखो 4 और 4 8 होते हैं, तो यहाँ पे हो गया 14, 8 से 14 किलोमीटर पी तरंगे। ठीक है, एस तरंगे, अगर देखो इस एस को यहाँ से मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 6, तो औसत गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि वो पर सेकंड में 6 किलोमीटर चली जाती है, तो एस को हम 6 बना सकते हैं, तो इसकी औसत गति 6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो संचरण व, यानी इन तरंगों का संचरण या कणों का दोलन एक सीध में होता है, एक सीध में, और इनका क्या संचरण व कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है। देखो कैसे संचरण और कणों का दोलन एक सीध में, यानी देखो ये पी एकदम सीधा सीधा लिख रहे हैं, और इसमें क्या संचरण और कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर, देखो ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, यानी देखो
ये वाली लाइन हम इधर लेके जाएंगे, फिर ये वाली लाइन इधर लेके जाएंगे, मतलब अपन इसको घुमा रहे हैं ना, यानी एक दूसरे के समकोण पर। यानी देखो इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, इसको इसके बराबर, फिर इस लाइन को मोड़ के इसके बराबर लेके आ रहे हैं। मतलब इससे याद रखना अपन के कणों का दोलन या संचरण कैसे होता है, उसके समकोण पर। देखो 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। तो देखो अगर हम इसको ऐसे लेके आए तो यह बन गया ना, ये चीज़ बन गई, यहाँ पे भी ये चीज़ ये बन गई 90 डिग्री का कोण। तो एस में ये कणों का दोलन कैसे होता है 90 डिग्री। इसी एस में हम सब कुछ बना रहे हैं। देखो कैसे, जैसे कि ये एस बना हुआ है तो ये बन गया, तो ये 90 डिग्री का कोण, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। फिर इसको ऐसा कर रहे हैं तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यानी कणों का दोलन समकोण पर होता है। ठीक है। फिर देखो ठोस में गति अधिक होती है और यह तरल में लुप्त हो जाती है। देखो तरल में लुप्त हो जाती है। लहरें कैसे चलती है, यूं 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 चलती है लहरें, यानी कि जल। तो ये लहरों की तरह चलती है, तो ये लहरों में क्या लुप्त हो जाती है, यानी कि जल में लुप्त हो, तरल अवस्था यानी जल होता है, ऐसे लहरों की जैसे चलता है। तो लहरों में ये देखो ये एस से कैसे लुप्त होता है, देखो ये बता दी, तरल में लुप्त, तरल यानी जल, और एस यानी तरल। देखो ये बन गया एस, एस है, और लहरें कैसे बनती है, फिर इसको ऐसे करो तो अब इसमें पता लगाओ कि एस कहाँ पे है। अपन को ढूंढना पड़ेगा, भाई यहाँ से काटा एस बनेगा, यहाँ से काटा एस बनेगा, तो ये इसमें लुप्त हो जाता है, ये एस इसमें लुप्त हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, तरल अवस्था। ये लहरों में चलता है तरल, तो ये इसमें लुप्त हो जाता है, यानी कि तरल अवस्था वो लुप्त हो जाती है और ठोस में चलती है। ठीक है, ठोस में चलती है, तरल में लुप्त हो जाती है। और ये क्या है, ठोस में गति अधिक होती है। पीत तरंगे मतलब सबसे पहले चलती है, किसमें, ठोस में अधिक चलती है, और ये तरल में लुप्त हो जाती है, और ये ठोस में चलती है। ठोस में गति अधिक है तो पी तरंगों की मतलब सबसे पहले पहुंचती है। ठोस में गति अधिक होती है, मतलब ज्यादा स्पीड से सबसे पहले तरंगे कौन से पहुंचती है, पी, उसके बाद आती है एस। तो सबसे पहले पहुंचने वाली पी तरंगे हैं, तो ठोस में गति भी अधिक। पहले कौन पहुंचेगा, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही पहले पहुंचेगा। तो पहले पहुंचने वाला पी कहाँ पे दौड़ रहा है, धरातल पर, यानी कि ठोस में, धरातल ठोस होता है तो वहां पे दौड़ते हैं स्पीड में, तो ठोस में गति अधिक हो जाती है पी की। और ये ठोस में चलती है, ठोस में चलती है लेकिन पहले नहीं पहुंचती, पी से बाद में पहुंचती है एस तरंगे, और पहले पहुंचती है तो ठोस में गति अधिक। अगर देखो ये ठोस है, इसमें पी और एस को खड़ा कर दिया और दौड़ाते हैं, तो पी पहले आता है, एस बाद में आती है। तो पहले कौन, ठोस में पहले कौन चल रहा है, प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे, और बाद में कौन चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन बाद में पहुंच रहा है, वो है एस तरंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि पी तरंगों के बाद में कौन सी तरंगे पहुंचती है, तो वो एस तरंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एल पे। लव का लफड़ा अलग रखा हमने, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एल तरंगे, एल वेव्स यानी एस डी लव ने इसकी खोज की थी, इसको इसलिए एल वेव्स भी कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी है और लंबी तरंगे। अब देखो करंट का झटका अगर हल्का सा दे दे तो इंसान बच जाते, अगर लंबा झटका दे तो वो बचेगा नहीं। तो ये एल तरंगे, लव का झटका अगर लंबा चले और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो उसका मतलब लंबा लव चल रहा है, लंबी तरंगे चल रही, तो वो सर्वाधिक विनाशकारी होगी। एल यानी लव यानी लंबी, तो देखो एल से भी याद रखना है, लव या लंबी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी। और इसका संचरण ठोस, तरल, द्रव मतलब द्रव तीनों में होता है। देखो लव, देखो कोई भी इंसान हो, बड़ा बूढ़ा छोटा बच्चा, मतलब कैसे भी हो, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर कोई भी हो, सबको होता है। ठीक है, तो मतलब ये सब व्यवस्था याद रखनी है हमको कि सबको होता है, कि सब कौन कौन, कि ठोस, तरल और द्रव तीनों। ठीक है, फिर इसकी गति, देखो गति हमको कैसे याद करनी, इसके तो बता दी, देखो पी है तो इसका 8 बन जाएगा, एस है तो इसका 6 बन जाएगा, फिर ये हो गया 4, ये है देखो एल लिखा हुआ है, अब इसको मैं यहाँ डंडी खींच दूँ तो ये 4 बन जाएगा, तो एल की कितनी होगी 4। एल से हम देखो ये जैसे कि एल है, इसकी गति कितनी है, यहाँ डंडा खींच दो, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये गति खोज एस डी लव ने मैंने बता दिया। अब ये चीज़ याद रखनी है कि एल तरंगों में देखो, एक मिनट है, ये चीज अलग है, यहाँ स्पेस नहीं बचा इसलिए मैं यहाँ पे लिखा है कि पी और एस तरंगों के और भी तरंगों की खोज की, यानी उप तरंगों की खोज की, तो वो कहाँ की, किसने की। तो देखो 1909 जेफ्रीज यानी 1909 में एक फ्रीज लेके आए, क्रोशिया की कल्पा घाटी से लेके आए, कि देखो एक बहुत बड़ी घाटी थी, वहाँ बहुत सारे फ्रीज पड़े थे, वो घाटी को कहाँ पे, क्रोशिया की कल्पी घाटी, क्रोशिया से बनाई हुई एक घाटी है कल्पा घाटी, वहाँ से हम जेफ्रीज यानी फ्रीज लेके आए। कब लेके आए, 1909 में एक फ्रीज लेके आए थे। उस 1909 में फ्रीज लेके आए थे, तो उसमें हमने क्या रखा, जैसे पी और एस हम पढ़ चुके, तो उन दोनों के साथ जेफ्रीज, फ्रीज ज में जी आ रहा है, ये जी आ रहा है, तो पी जी और एस जी की खोज किसमें की, फ्रीज में की। फ्रीज में हमने क्या रखा, पी जी और एस जी। तो जेफ्रीज 1909 में हम फ्रीज लेके आए क्रोशिया की कल्पा घाटी से,
और फ्रीज में पीजी और एसजी 1909। ठीक है, ये पीजी और एसजी तरंगों की खोज किसने की पता चल गया, जैफ्रीज, यानी फ्रीज ने खोज की है क्रोशिया की कल्पा घाटी। याद करने का तरीका बताया, 1909 में हम फ्रीज लेके आए हैं। फिर है 1923 कोनार्ड ने टॉर्न में भूकंप पी स्टार एस स्टार तरंगों की खोज की। देखो पीजी एसजी हो या पी स्टार एस स्टार हो, दोनों पी के साथ ही जी जुड़ेंगे और स्टार स्टार भी जुड़ेंगे, तो उसी के साथ जुड़ेंगे। तो 1909 का हमने कंप्लीट कर लिया। अब 1923 कोनार्ड में टॉर्न में भूकंप आया। कोनार्ड ने खोज की है कहाँ पे, टॉर्न में जो भूकंप आया था उसमें पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज की। तो देखो इसको याद करने के लिए, टॉर्न हम किसी पे टॉर्च करते हैं ना, तो उस पर वो हाईलाइट होता है, यानी स्टार की तरह चमकता है। तो टॉर्न को मान लो कि टॉर्च है हमारे हाथ में, हम उस पर लाइट कर रहे हैं तो उसके ऊपर सिर्फ उसी वही हाईलाइट होगा, स्टार के जैसे चमकेगा। तो पी स्टार और एस स्टार खोज किसने की, टॉर्च ने, यानी टॉर्न ने। वो जो टॉर्च की है हमने वो है टॉर्न, यानी कि टॉर्न में भूकंप आया है। पी स्टार और एस स्टार, टॉर्च कर दी, स्टार बन गया, पी स्टार और एस स्टार। तो ये कोनार्ड, यानी हमने कोने में खड़े रह के एक टॉर्च ली और उसके ऊपर की और वो स्टार के जैसे बन गया। तो हमने देखो कब किया, जब हम 23 साल के थे, कोने में खड़े हो गए, यानी कोनार्ड कोने में खड़े हो गए। फिर एक टॉर्च ली, उसके ऊपर मतलब हम लाइट कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्टार बन रहा है, मतलब वो एक ही हाईलाइट हो रहा है, स्टार के जैसा हमको दिख रहा है। तो पी स्टार और एस स्टार की तरंगों की खोज की किसने, टॉर्न में भूकंप आया कोनार्ड ने की। कब की, जब हम 1923, यानी कि हम जब 23 साल के थे। ठीक है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, दिमाग अच्छे से काम करता है, तभी तो हम किसी पे चुपके से रोशनी करते ना, उस तरीके से। ठीक है, देखो आगे है भूकंपीय छाया क्षेत्र। देखो एक चीज छूट गई थी, पी व एस स्टार काई बॉडी, काई क्या बॉडी तरंगे भी कहते हैं, दोनों हमेशा साथ चलती है एक तरह की बॉडीगार्ड की तरह। तो पी व एस तरंगों को काई क्या बॉडी तरंगे भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। फिर है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है, उसको भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहते हैं। देखो इसको याद करने का आसान तरीका बताती हूँ। जैसे ये पेड़ है या सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी पेड़ की छाया में नहीं पहुंच पाती, तो वो छाया क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पे तरंगे नहीं पहुंच पाती है, वो हो गया भूकंपीय छाया क्षेत्र, यानी भूकंप की तरंगे वहां नहीं पहुंच पाएगी, तो वो भूकंपीय छाया क्षेत्र या छाया कटिबंध या सेस्मिक शैडो जोन कहते हैं उसको। सेस्मिक शैडो जोन इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, सेस्मिक शैडो जोन। और फिर है भूकंप उद्गम केंद्र से 130 से 143 के बीच की दूरी, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र जहाँ से उद्गम होता है, मतलब जहाँ से होता है वहां से 130 से 143 के बीच की दूरी का सेस्मिक शैडो जोन, यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा। जहाँ पे भी 3 आ जाए वो है भूकंपीय उद्गम केंद्र से वो छाया क्षेत्र, यानी कटिबंध सेस्मिक शैडो जोन है। फिर और ये होता किस कारण पता है, 2900 किलोमीटर की गहराई में क्रोड होता है, वहाँ पे तरंगे अपवर्तित हो जाती है, मतलब कहीं घनत्व अधिक है, कहीं कम है, कहीं ठोस है, कहीं लिक्विड है, इसके कारण वहाँ पे तरंगे अपवर्तित हो जाती है। देखो पी तरंगे क्या है, भूकंप उद्गम केंद्र से 130 से 143 के बीच। अगर पी तरंगों का सेस्मिक शैडो जोन पूछे तो वो 130 से 143, जहाँ पी 3 आए वो सेस्मिक शैडो जोन है। जहाँ 130 से 143 आ जाए वो पी तरंग का है। टोटल पूछ ले तो 130 से 143 का है। और एस तरंगों का पूछे भूकंप उद्गम केंद्र से 103 के बीच की दूरी का बाद वो लुप्त हो जाती है, मतलब वो भी इसका सेस्मिक शैडो जोन है, किसका, एस तरंग का। ठीक है,